हेलो स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट थर्ड में सोशोलॉजी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पहला जो आपका पेपर है वो है सोशियोलॉजिकल थॉट, समाज शास्त्रीय विचार। इसके अंतर्गत 3 यूनिट हैं। तो पहले यूनिट में जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, पुराने विचारक 3, जो कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर। तो शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े चिंतक, बहुत बड़े सामाजिक विचारक और एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। कोई भी चिंतक या विचारक जो होता है वो अपने ही ज़माने की उपज होता है और प्रत्येक युग में या उसके जो ज़माने में कुछ समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं और चुनौतियों का जो विश्लेषण कर सके उसी को हम विचारक बोलते हैं। प्रश्न पत्र का नाम है समाजशास्त्रीय विचार। तो हमें सर्वप्रथम तो ये जानना जरूरी है कि विचारक कौन होता है। तो विचारक थिंकर्स या चिंतक, चिंतन करने वाला विद्वान व्यक्ति जो अपनी अवधारणाएं निर्मित करता है, जो परसेप्शन बनाता है और प्रत्येक चिंतक पर अपने युग का, अपने काल का प्रभाव भी होता है। भाई उससे पूर्ववर्ती विचारकों ने क्या क्या कहा है और उन विचारकों से उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, ये सब चीज़, और उस ज़माने में क्या क्या सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, उन घटनाओं का जो है जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो कार्ल मार्क्स हमारे जो प्रश्न पत्र है उसका पहला टॉपिक मानते हैं अपन, पहली इकाई का पहला टॉपिक कार्ल मार्क्स। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स का जीवन वृत्त और उसका कृतित्व, यानी कि लाइफ स्केच और उसके वर्क्स, उसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है लाइफ स्केच और रचनाएं कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स एक सेकुलर मानवतावादी व्यक्ति, एक विचारक थे और एक दार्शनिक के रूप में उसकी पहचान है और वो उग्र अथवा क्रांतिकारी विचारधारा वाले विद्वान के रूप में विख्यात है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ही वे व्यक्ति थे जिसने समाजवाद को नवीन और मौलिक स्वरूप प्रदान किया। उससे पहले जो समाजवाद था वो एक कल्पना लोक समाजवाद था, यूटोपियन सोशलिज्म, और उसको वैज्ञानिक समाजवाद बनाने का जो श्रेय है वो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। आप अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के महान शिक्षक और नेता के रूप में जाने जाते हैं। सर्वहारा वर्ग होता है जो सबसे हारा, प्रोलेटेरिएट, ये शोषित, दमित, वंचित, पद दलित वर्ग सर्वहारा वर्ग कहलाता है। आगे इस कार्ल मार्क्स के टॉपिक में डिटेल में आपको जो चीज़ें क्लियर होंगी उसकी कॉन्सेप्ट को, तो आज उसका कि वो पक्के रूप से किस किस्म की थ्योरी का विद्वान था, क्या क्या उसकी सोच थी और कौन कौन सी उसने रचनाएं लिखी, ये चीज़ें हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे चल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आएगा जिस पर चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक, एक राजनीतिक विचारक के साथ साथ तर्कवादी व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा से ऊंचे आदर्शों की निंदा की है, पक्के नास्तिकतावादी थे, बिना तर्क के किसी चीज को स्वीकार नहीं करते थे कार्ल मार्क्स।
पक्के तर्कवादी थे, ईश्वर की आलोचना करते थे, धर्म की आलोचना करते थे, मानवतावादी व्यक्ति थे। उनका संपूर्ण स्वतंत्रता में पूर्ण भरोसा था। ये कि स्वतंत्रता, लिबर्टी, ये आदमी स्वतंत्र है। एक धर्मनिरपेक्षता की जो छवि थी उनके, धर्मनिरपेक्ष नीतिज्ञ व्यक्ति थे। वो ये मानते थे कि धर्म एक राजनीतिक धोखाधड़ी है, जालसाजी है, पाखंड है, और उनका मानवतावादी विचारधारा में विश्वास था। आज के मानववाद में विश्वास था जिससे ईश्वर का कोई स्थान नहीं। तत्कालीन आज के उस मार्क्स के समय में वो मानते थे कि मानववाद में विश्वास है जिसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं होता, और कोई भी जो उपलब्धि हो या कोई भी चीज़ हो उसमें तर्क, एक रैशनलिस्ट कि किसी भी चीज़ को ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं, तर्क का समावेश उसके अंतर्गत था। आप एक पूरी व्यक्ति की स्वतंत्रता में और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के अंदर विश्वास रखने वाले विचारक थे। और कार्ल मार्क्स के बारे में ये इतना कहा जाता है कि वो इतने बड़े विचारक थे सोशल साइंस में, जिनका समान रूप से समाजशास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में समान रूप से दखल था, अधिकार था। उनको आप सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं और फिलोसफी में भी पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मार्च 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। एक यहूदी परिवार में हुआ था। पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन बाद में यहूदी परिवार ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स के बचपन में ही उनके पिताजी द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया गया था। कार्ल मार्क्स सबसे ज्येष्ठ थे अपने भाई बहनों में, और उनके पिता की 9 संतान थी, यानी कि 9 भाई बहन थे। प्रारंभिक शिक्षा उनकी वहीं पर हुई, ट्रियर में, और बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे और उग्र तथा क्रांतिकारी विचारों के लिए विख्यात थे। इसलिए 17 वर्ष की आयु में ही पब्लिकेशन कार्य शुरू कर दिया। 17 वर्ष की आयु में निबंध लिख दिया था, जिस निबंध में उनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली थी। उसके बाद वो बोन विश्वविद्यालय चले गई, और उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गई, जहाँ पर दर्शन शास्त्र की और हिस्ट्री और फिलोसफी की, दर्शन शास्त्र और इतिहास की का अध्ययन किया। उनकी बड़ी रुचि थी उसमें, दार्शनिक विचारों में। तो उस समय जो है वो बर्लिन विश्वविद्यालय में जाकर के हेगलवादी जो संघ था तरुण लोगों का, युवा लोगों का, उसमें सम्मिलित हो गए, और वहाँ हेगल के विचारों से प्रभावित होकर के, और हेगल का जो द्वंद्ववादी विचार था, आत्मा संबंधी विचार, आदर्श निरपेक्ष विचार कि संसार को कौन बनाता है, दुनिया को, विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। तो हेगल के कलम में सम्मिलित हो गए। तो उनको अगर देखा जाए तो प्रारंभिक जो उनका बौद्धिक विकास हुआ, तो उसमें हेगल जो है वो एक मार्गदर्शक के रूप में उनके सामने आता है। हालांकि ये अलग बात है कि बाद में गहराई से अध्ययन किया तो हेगल के जो सिद्धांत को उन्होंने बदल दिया और उसमें कुछ संशोधन करके अपना अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस चीज़ के लिए उसका विरोध भी हुआ बौद्धिक जगत में, भाई आप जो हैं एक युवा चिंतक आए हैं और एक पुराने स्थापित, उस समय हेगल बहुत बड़ा नाम था वहाँ पर। 1842 ईस्वी में आपने संपादन कार्य शुरू किया। एक पत्रिका निकलती है वहाँ से, निकलती थी उस समय, उन पत्रिका राइनिस जाइंटिंग जर्नल पत्रिका थी, जिसका संपादक बन गए वो, और वहाँ से उनकी एक बौद्धिक जिंदगी जो है वहाँ से शुरू होती है। और जब 1843 में वहीं पर ही जो है विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य, अध्यापन का कार्य कर रहे थे, प्रोफेसर बने नहीं तो संपादक का कार्य शुरू कर लिया। तो वहाँ पर एक जेनी नाम की लड़की से उनकी दोस्ती हुई, और जेनी एक संपन्न परिवार की लड़की थी, जो मार्क्स के पड़ोसी थे वो, उनके पिताजी, और उनके घर में उनका आना जाना था। तो वहाँ लाइब्रेरी भी एक चूँकि संपन्न परिवार था तो वहाँ पुस्तकालय था उनका, तो पुस्तकालय में समय बिताते थे। तो ये दोस्ती जो है बाद में धीरे धीरे जो है उनकी गहरे लगाव में बदल गई। तो जेनी
से ही उनका विवाह हुआ। अपने उग्र विचारों से के कारण वो एक जगह पर टिक कर नहीं रह सके। बार बार तत्कालीन शासन या सरकारी आदेशों से उनको देश निकाला मिलता रहा कि देश छोड़ के चले जाओ, या वो टिके भी नहीं, चंचल मन, एक उग्र विचार। जर्मनी से फ्रांस में चले गए 1844 में। वहाँ पर फ्रेडरिक एंजिल से दोस्ती हुई उनकी। फ्रेडरिक एंजिल्स एक उद्योगपति का बेटा था, और फ्रेडरिक एंजिल्स से उनकी दोस्ती ऐसी हुई कि वो दोस्ती वास्तव में इतिहास में मिसाल देने लायक दोस्ती, कि कार्ल मार्क्स का पूरा जो जीवन है वो अभाव में बीता, अभावग्रस्त रहा, संघर्षों में बीता, लेकिन उसकी लेखनी की भूख शांत नहीं हुई। बौद्धिक प्यास बहुत ज़बरदस्त थी उस इंसान को, और फ्रेडरिक एंजिल्स वो व्यक्ति था जिसने उनकी बौद्धिकता की कदर की, विद्वता की कदर की, और उससे वो दोस्ती जो है जीवन पर्यंत रही। और फ्रेडरिक एंजिल्स ने फिर वो एक जो है पत्रिका को खरीद लिया, और वहाँ जो है अपने मित्र की लेखनी को शांत करने का कार्य जो है वो करने लगे। और दोनों की मित्रता ऐसी रही कि उन्होंने वहाँ पर जो है अच्छा कार्य, उग्र क्रांतिकारी विचारों का प्रसार फैलाव का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे फ्रांस की सरकार भी नाराज हो गई उनसे, तो जर्मनी से तो निकल ही गए थे उग्र विचारों की वजह से। फ्रांस में उनको एक चीज़ मिली, फ्रेडरिक एंजिल्स की दोस्ती मिली। वहाँ से वो बेल्जियम चले गए, और बेल्जियम में अपनी पत्नी के साथ से, जेनी के साथ चले गए। तो ब्रुसेल्स में जाकर के बेल्जियम में वहाँ पर कम्युनिस्ट लीग की स्थापना उन्होंने 1847 ईस्वी में की। कम्युनिस्ट लीग जो एक पार्टी बनाई, और वो लीग के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। एक तरह से ये वंचितों की, दलितों की, श्रमिकों की, किसानों की इनकी पार्टी की वो थी, समूह था, जिसके अंतर्गत सम्मिलित हो। और इसी लीग में इन दोनों को, कार्ल मार्क्स को और फ्रेडरिक एंजिल्स को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार करने का जो है काम उनको मिला, कि आप घोषणा पत्र तैयार कीजिए पार्टी का, जो आगे चल के काम आए। फिर उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया, जिसके अंदर इन्होंने बिल्कुल ये घोषणा की कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, और खोने के लिए तो आपके पास गुलामी की जंजीरों से अलावा कुछ नहीं। अर्थात जो है एक जो है बौद्धिक यात्रा की कोई गति मिली, एक दिशा मिली। वहां से भी देश निकाला मिल गया, क्योंकि अगर उग्र साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार करेंगे तो संपन्न वर्ग तो निराश होगा ही, नाराज होगा ही उनसे। तो संपन्न वर्ग जो है वो पूरा का पूरा इनसे, फ्रेडरिक एंजिल से इनसे, क्योंकि फ्रेडरिक एंजिल तो खुद संपन्न व्यक्ति थे वैसे, लेकिन फ्रांस से भी फिर इनको बेल्जियम से भी निकाल दिया गया। बेल्जियम से निकालने के बाद में, क्योंकि जर्मनी से निकालने के बाद फ्रांस गए, फ्रांस से देश निकालने के बाद में आप बेल्जियम गए, बेल्जियम में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार किया, उसके बाद वहाँ से निकालने के बाद वापस फ्रांस गए। फ्रांस से भी 1 महीने के नोटिस के अंदर 24 घंटे के नोटिस के ऊपर पति पत्नी को फिर निकाल दिया गया। पता चला कि मार्क्स आए, तो मार्क्स को उग्र विचारों की वजह से कहीं टिक नहीं पाए, और वापस अपनी जन्मभूमि में जर्मनी की चले गए। और फिर वहाँ पर जाकर के जो अपनी पत्रिका जो शुरू में उन्होंने स्टार्ट की थी 1843 में, उस पत्रिका को दोबारा उसके प्रकाशन को फिर शुरू किया। लेकिन जिसकी जो हैबिट हो जाती है, अर्थात जिसका जो एक माइंड सेट बन जाता है, तो उसको तो उसी रास्ते पर चलना होता है। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो उसी में अपना प्रकाशन कार्य दोबारा शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं विचारों पर आ गए अपने, क्योंकि अपने मौलिक विचार जो उसके थे वो चेंज थोड़ी होते, तो नेचर आदमी की चेंज थोड़ी होती है। तो वापस उसके उग्र विचारों की वजह से और उस पत्रिका के ऊपर रोक लगा दी गई, और जर्मनी से भी फिर उनको फरमान जारी कर दिया गया कि यहाँ से भी निकलिए आप। वहाँ से, जर्मनी से निकल करके आप लंदन पहुँचे। अब की बार वहाँ काफ़ी जगह पर, अब की बार वो काफ़ी सालों तक जो है वहाँ रहे, क्योंकि लंदन के अंदर लोकतंत्र जो है ज़्यादा जीवंत था। पूरे यूरोप के अंदर अगर देखा जाए तो उस समय जो लंदन था
वो एक आप स्वतंत्र विचारों के लिए एक सूटेबल जगह के रूप में मान सकते हैं, एक अनुकूल जगह उनको मिल गई लंदन में। लंदन में फिर काफ़ी लंबे समय तक वो रहे, और जो उसका जो प्रकाशन का जो काम था, जो रचना लिखने का, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखने का जो कार्य था, वो लंदन के अंदर ही फलीभूत हुआ। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का बार बार निर्वासन होता रहा, और निर्वासन में एक जगह कहीं रुके नहीं। और एक थोड़ा सा क्या है कि बदकिस्मती थी उस इंसान की, जगह जगह घूमते रहे, लेकिन एक बड़े ऊंचे दर्जे के बौद्धिक व्यक्ति थे, तो अपना काम बदस्तूर जारी रखा, समझौता नहीं किया अपने मौलिक विचारों से। तो जो महान व्यक्ति होते हैं, महान विचारक, जो अपने विचारों से समझौता नहीं करते, चाहे कितनी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उन पर एक दृष्टि डालते हैं। उन्होंने 1844 ईस्वी में होली फैमिली लिखी, पवित्र परिवार। होली फैमिली जो है फ्रेडरिक एंजल्स और उन्होंने दोनों ने साथ मिलकर के लिखी, जिसमें उस समय के जो हालात थे उसके ऊपर चर्चा है। विशेष रूप से सर्वहारा वर्ग के विश्वव्यापी उद्देश्यों से दुनिया को परिचित करवाया। होली फैमिली, पवित्र परिवार, और नवीन क्रांतिकारी भौतिकवादी दर्शन दुनिया के सामने दिया, है ना। इस पुस्तक में उन्होंने कहा निजी संपत्ति सभी आर्थिक बुराइयों की जड़ है, ये घोषणा की। अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक आती है उनकी जर्मन आइडियोलॉजी, जो 1845-46 में पब्लिश हुई। उसमें वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद जैसे दो साम्यवाद के आधार स्तंभ की चर्चा करते हैं। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। आगे चल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पे बताएंगे आपको कि आपके सिलेबस में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। फिर आता है उनका द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो ये तीसरी प्रमुख पुस्तक है उनके, 1847, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की गरीबी। इसमें उन्होंने कहा कि समाज की अर्थव्यवस्था की अनेक जो मान्यताएं हैं वो सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है, और ये ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनशील हैं। इसमें पुराने विचारकों के विचार को तर्कहीन बताते हुए नवीन विचार प्रस्तुत किए। कहा कि ये समाज शोषण, गरीबी और कष्टों का जो समाज है, इसको बदलना जरूरी है। फिर अगली पुस्तक आती है उनकी, जैसे ऊपर भी चर्चा की कि ब्रुसेल्स में उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था, तो वो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 ईस्वी, साम्यवादी घोषणा पत्र। ये कम्युनिस्ट लीग ने एक उनको जो दायित्व दिया था मैनिफेस्टो तैयार करने का, तो ये मार्क्स की अमूल्य रचना है, और ये वैज्ञानिक साम्यवाद का जो कार्यक्रम है उसका एक प्रामाणिक दस्तावेज मान सकते हैं इसको। और ये सबसे पहले वंचित वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धांतों की व्याख्या इसमें की गई है, और उनके अंदर जो है जोश फूंक दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा दिया, और जो है पूंजीवाद को उखाड़ने का इसके अंदर उद्घोषणा की। फिर आते हैं उनका एक सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका, दास कैपिटल, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जो ये बड़ा ग्रंथ आया, जो 3 वॉल्यूम में 3 खंडों में प्रकाशित है। पहला खंड 1867 में मार्क्स के जीवन काल में प्रकाशित है, और इसके 2 वॉल्यूम फ्रेडरिक एंजल्स ने और अन्य साथियों ने प्रकाशित करवाए मार्क्स की मृत्यु के बाद। 1885 में इसका दूसरा खंड आया, और 1895 में दास कैपिटल का तीसरा खंड आया। दास कैपिटल वो ग्रंथ है जिसको दुनिया भर के मार्क्सवादी अपनी बाइबल मानते हैं। पूरी दुनिया के जो मजदूर हैं, वंचित तबके, सर्वहारा वर्ग का बाइबल है ये मान सकते हैं आप। तो ये ग्रंथ जो है मुख्य बुनियादी रचना है मार्क्स की। ये दास कैपिटल ही देखो, लेनिन ने कोटेशन दिया था। लेनिन जो रूस के बड़े मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता थे, और उनकी सत्ता रही वहाँ, क्रांति के नायक थे। लेनिन का कहना था कि दास कैपिटल ही वह ग्रंथ है, और इसी बुनियादी रचना के, इसकी नींव पर ही साइंटिफिक सोशलिज्म खड़ा हुआ है। कि मार्क्स का जो लक्ष्य था वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना,
तो दास कैपिटल रूपी नींव के ऊपर जो है वैज्ञानिक समाजवाद खड़ा होता है। और भी रचनाएं आती हैं कार्ल मार्क्स की, जैसे सिविल वार इन फ्रांस है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट है जो बीच में आई थी, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण रचना की चर्चा हमने की है यहाँ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनकी चर्चा हमने की है। जैसे सिविल वार इन फ्रांस भी आया था 1870-71 में, उन्होंने फ्रांस के अंदर गृह युद्ध, क्योंकि फ्रांस में बीच बीच में गए हैं 2 बार वो, और फ्रांस में ही एंजल से मित्रता हुई थी, तो वहाँ की पुस्तक भी है एक, द सिविल वार इन फ्रांस। कार्ल मार्क्स का जो अंतिम समय है लंदन के अंदर, वो अत्यंत गरीबी में व्यतीत हुआ। ये अच्छे बड़े वृक्ष हैं, ये बड़ी बड़ी रचनाएं हैं कार्ल मार्क्स की, जो कि अमूल्य धरोहर है। लेकिन जीवन के जो अंतिम 10-12 वर्ष है ना, बड़ी निराशा में व्यतीत हुए। 1881 ईस्वी में जो उनकी पत्नी जेनी थी वो चली गई बीमारी से, कैंसर था, और उनको छोड़ के चली गई, साथ उनका जो है छूट गया 1881 में। और एक बड़ी पुत्री थी जिनका देहांत जनवरी 1883 में हो गया। पत्नी के जाने के बाद और अपने पुत्री के निधन के बाद वो काफ़ी टूट से गई, और एक अत्यधिक गरीबी भी थी, चलती थी, थोड़ी सी निराशा में जीवन रहा आखिरी का जो दशक था। और अंततः फिर 14 मार्च 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स भी मृत्यु को प्राप्त हुए। और इनके समर्थकों ने, और सबसे बड़ी बात तो इनके कब्र के पास खड़े होकर के फ्रेडरिक एंजल जैसे दोस्त ने ये कहा कि आज विश्व के सबसे बड़े मस्तिष्क की चिंतन क्रिया बंद हो गई है।